तो आज हमारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की क्लास है, और एक ही क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि वो सारा कॉन्सेप्ट हम कर ले जो एग्जाम में आता है। तो सबसे पहली बात ये है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है? क्या ये डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है? कौन पे करता है, किसको मिलता है? अब ये तुम सब जानते ही हो। रुक जाओ, पलटा पलटी मत करो, मेरा ध्यान आप पे जा रहा है बार बार। रुक जाओ, छोड़ दो, रुक जाओ, रख दो साइड। टैक्स तो हम ही पे करते हैं, हम लोग। और मिलता किसको है? गवर्नमेंट को। ऑब्वियसली इनकम तो गवर्नमेंट की है, नो डाउट। लेकिन खर्चा किसका है? खर्चा उसका है जो फाइनल कंज्यूमर है। खर्चा एक्सपेंस किसका है? ये जो फाइनल कंज्यूमर है। लेकिन बीच में बहुत सारे मीडिएटर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि टैक्स देने वाला और लेने वाला वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते। डायरेक्ट कनेक्टेड क्यों नहीं होते जीएसटी में? ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप 5% टैक्स पे करते हो। 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, है ना? 5% का जीएसटी नॉर्मली लगता है हर रेस्टोरेंट में। तो 5% का टैक्स आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हो कि आप रेस्टोरेंट के ओनर को पे कर रहे होते हो? फिलहाल नहीं, रेस्टोरेंट वाले को। अभी तो आपने रेस्टोरेंट वाले को दिए ना पैसे। क्या आपने सीधा गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जमा कराया ऑनलाइन? हमने किसको दिया? गवर्नमेंट को, रेस्टोरेंट वाले को, सॉरी। तो हमारे ब्याह पर फिर वो रेस्टोरेंट वाला जो है गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। ठीक है? तो यानी कि हमने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया है वो एक मीडिएटर के थ्रू, रेस्टोरेंट के ऑनर के थ्रू गया है, तो वो एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। क्योंकि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, बीच में मीडिएटर है। अच्छा, अगर मीडिएटर की बात करो, जैसे आप रेस्टोरेंट वाले हो, मैंने आपको दिया, आपने मेरे ब्याह पर गवर्नमेंट को जमा करा, तो आपके लिए खर्चा है कि आपके लिए इनकम है? जब मैंने आपको जीएसटी पे करा, आपके लिए क्यों? आपके लिए खर्चा क्यों है? दे मैं रहा हूँ, खर्चा आपका है। इनकम भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जीएसटी जो मैं आपको दूंगा वो आप एज इट इज गवर्नमेंट को दे दोगे, तो ना आपका तो खर्चा है, ना तो आपका खर्चा हुआ, ना आपकी कोई इनकम हुई। मगर मैंने आपको 100 रुपए का जीएसटी पे किया, तो वो पूरे के पूरे 100 रुपए गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो नहीं, तो वो जो जीएसटी आपको 100 रुपए मिला एज ए मीडिएटर, वो अभी के लिए लाइबिलिटी है। अभी के लिए आपके लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो पैसे आपको किसको देने हैं? गवर्नमेंट को। अब जो मैंने जीएसटी पे किया मेरे लिए क्या है? असेट्स है कि खर्चा है? अगर आप बुक खोलोगे तो उसमें लिखा होगा असेट्स है, खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भी मीडिएटर हूँ। रुक जाओ, मैं भी क्या हूँ? एक, अगर मैं फाइन नहीं, अगर तो मैं फाइनल कंज्यूमर हूँ, नो डाउट मेरा खर्चा है। लेकिन नहीं, हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो मैं भी एक मीडिएटर हूँ। मैं आगे किसी और से जीएसटी लूंगा। मैंने आपसे गुड्स खरीदा, मैंने आपको जीएसटी पे किया, मैं आगे किसी को गुड सेल करूंगा, उससे जीएसटी लूंगा। उस जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है उसमें से मैं अपना जो पे पार्ट पे कर चुका हूँ वो काट कर बाकी पैसे गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। फिर से बोलता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, इसको भी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा कि मेरे लिए एक्सपेंस क्यों नहीं है, मेरे लिए क्यों एसेट्स है वो। क्योंकि मैंने आपको जीएसटी पे करके मैंने आपसे गुड्स परचेज किया, वो मेरी एसेट्स है। क्यों? क्योंकि जब मैं उस गुड्स को सेल करूंगा किसी को, और उससे जब जीएसटी कलेक्ट करूंगा, तो जो जीएसटी मैंने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया, उस कलेक्टेड जीएसटी में से मैं जो ऑलरेडी जो जीएसटी पे कर चुका हूँ वो माइनस करके बाकी बचे हुआ जीएसटी पे करूंगा गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से जो जीएसटी मैंने एट द टाइम ऑफ परचेज पे किया था वो मेरा एक्सपेंस नहीं था, वो मेरी असेट थी, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। वो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स था। क्योंकि जब कस्टमर से मैंने पैसे कलेक्ट किए तो उसमें से मैंने अपना पार्ट जो मैंने पे कर दिया था वो पहले ही काट लिया, और काट के बाकी पैसे गवर्नमेंट को जमा करा दिए। अब मैं आपको इसको इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, क्योंकि बोलने से समझ में नहीं आता है, तो मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक मिनट होल्ड करो, मैं जरा रेडी कर लूँ अपना सब कुछ। अब हम इसको एक एग्जांपल की तरह सोचते हैं यार, बात। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। मैंने इसमें चार पार्टी लिखी है, ए, बी, सी और डी। ए जो है वो मैन्युफैक्चरर है, बी होलसेलर है, सी रिटेलर है, डी कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। यानी मैन्युफैक्चरर गुड सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर बहुत सारे रिटेलर को सेल करता है,
और रिटेलर और भी बहुत सारे कंज्यूमर को गुड सेल करता है। इस तरह से चेन चलती है। मान लेते हैं कि जीएसटी का रेट 10% है। मान लेते हैं जीएसटी जो है वो 10% का रेट है, मान लेते हैं। और मान लो ए ने बी को 1 लाख रुपए का गुड सेल किया। सर आपकी वॉइस और वीडियो पॉज हो गई है। जो बी है वो ए को टोटल कितनी अमाउंट पे करेगा? 1,10,000। 1 लाख का तो उसने गुड्स परचेज किया है, 10,000 का उसे जीएसटी भी पे करना है। तो बी ए को टोटल 1,10,000 पे करेगा। इसमें से खर्चा कितना और एसेट्स कितनी है? ये तो आप जानते हैं ना, गुड्स खरीदना खर्चा होता है, परचेज को हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। लेकिन जीएसटी जो पे करा है बी ने ए को, वो बी के लिए क्या है? ना इनकम है ना एसेट है, नहीं, मतलब असेट्स है। अभी के लिए असेट्स है। और ए के लिए क्या है? लाइबिलिटी। ए के लिए, पहले मैं ए का बताता हूँ ए के लिए लाइबिलिटी क्यों है। अगर आप मान लो हम सब ए हैं, हमने बी से 10,000 का जीएसटी लिया है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा कराने हैं। तो जब तक जमा नहीं करा देते तब तक लाइबिलिटी है। तो अभी हमने बी को माल बेचा और बी से हमने 10,000 रुपए लिए, अभी हम इसको एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। और फिर हम मतलब ए हम किसको पे कर देंगे? पेड टू गवर्नमेंट। ए जो है वो गवर्नमेंट को 10,000 का जीएसटी पे कर देगा। अच्छा, अब बी ने वही चीज सी को सेल कर दी। तो बी के लिए सेट कैसे है? अभी समझाता हूँ बी के लिए असेट्स क्यों है। अब वही चीज बी ने सी को सेल कर दी 1,30,000 में, फॉर एग्जाम्पल। तो सी बी को कितना जीएसटी पे करेगा? सी जो है बी को कितना जीएसटी पे करेगा? 30,000, 13,000। अच्छा, सी बी को टोटल कितनी अमाउंट पे करेगा? मेरी आवाज आ रही है निका आपको? हाँ सर। अरे चलो। अब मुझे एक बात बताओ, बी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 10,000। 3,000। अच्छा, अब आप सब अपने आप को ना बी रख के चलो, आप सब कौन हो? बी। आपने ऑलरेडी ए के थ्रू गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया था? किया था ना आप सबने। अब आप सबने सी से कितना जीएसटी कलेक्ट किया? आप गवर्नमेंट को बोलोगे कि देखो 10,000 रुपए तो मैं पहले ही ए के थ्रू आपको दे चुका हूँ, मेरे पास आए 13,000, 10,000 तो मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको, ये अपना पकड़ो 3,000 रुपए। बात खत्म। इसीलिए जब बी ने ए को 10,000 का जीएसटी पे किया था तो ए बी के लिए वो असेट्स थी। क्यों? क्योंकि अब जब बी को जीएसटी कलेक्ट हुआ तो जी बी ने अपना 10,000 रुपए का जीएसटी काटा, जिसे बोलते हैं इनपुट क्रेडिट लेना। इनपुट क्रेडिट। तो उसने 10,000 का इनपुट क्रेडिट लिया और बाकी के 3,000 गवर्नमेंट को जमा करा। अब इसको और थोड़ा आगे चलते हैं। अब वही चीज सी ने डी को सेल करी 1,50,000 में, फॉर एग्जाम्पल। और डी जो है सी को कितना जीएसटी पे करेगा? डी सी को टोटल कितनी अमाउंट, टोटल अमाउंट पे करेगा 165। अब मुझे बताओ सी गवर्नमेंट को कितना अमाउंट पे करेगा? 2,000। दो आंसर आए, दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि सी ऑलरेडी 13,000 जीएसटी पे कर चुका है गवर्नमेंट को, जिसमें से 3,000 बी ने पे करे थे, 10,000 ए ने पे करे थे। टोटल सी की जेब से 13,000 का जीएसटी गया था एज ए असेट्स। इसके लिए असेट थी सी के लिए। अब वो 13,000 में से और 15,000 में से 13,000 का इनपुट क्रेडिट लेगा
और 2,000 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा। वो गवर्नमेंट को बोलेगा देखो मैं 13,000 ऑलरेडी दे चुका हूँ, 15,000 मैंने कलेक्ट किया आपके लिए, ये पकड़ो अपने 2,000। अब डी जो फाइनल कंज्यूमर है, ये 15,000 रुपए उसके लिए क्या है, एसेट्स के एक्सपेंस, इसके लिए एक्सपेंस है नो डाउट, इसके लिए वो एक्सपेंस, इसको कोई क्रेडिट थोड़ा मिलेगा, तो खत्म उसके लिए। तो वो तो ये मान के चलेगा 1 लाख जैसे हम टीवी खरीद के आते हैं, आप कभी देखना, मैं जैसे टीवी खरीद के आते हैं 1.5 लाख का, 10,000 15,000 का जीएसटी लगता है, तो हम शॉपकीपर को 165 देते हैं। तो कोई पूछेगा टीवी कितने का खरीदा, हम बोलते हैं 165 का। हमारा तो 165 है, हमारे तो हमारा पूरा खर्चा ही 165 का है। हम थोड़ा देखते हैं इसमें से जीएसटी कितना गया, वो कितना गया, हमारे लिए तो पूरा टीवी 165 का है। तो बट फिर इन सब ने ए ने कंपैरेटिवली कम दिया, बी से, बी ना ने ए की जेब से कुछ गया, ना बी की जेब से कुछ गया, ना सी की जेब से कुछ गया। टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को मिला है 15,000, और टोटल जीएसटी पेड बाय डी जो है फाइनल कंज्यूमर। बाकी सब तो मीडिएटर थे। जैसे मैं आपको बात करूं सी की, सी ने डी से कितना जीएसटी कलेक्ट किया था, 3,000। और सी ने गवर्नमेंट को कितना दिया डायरेक्ट, 2, और इनडायरेक्टली कितना पे करा है, 13। तो 15,000 मिले, 15,000 दिए, ना कोई खर्चा ना कोई इनकम। ए बी सी तीनों में से किसी के लिए ना तो वो कोई खर्चा है ना कोई इनकम है। जब हम कलेक्ट करते हैं जीएसटी, यानी जो जीएसटी कलेक्टेड होता है, कलेक्टेड जीएसटी, वो लाइबिलिटी होता है, और जो जीएसटी हम पे करते हैं वो हमारी एसेट्स होती है। तो लेकिन ये एक्सपेंस होना चाहिए ना। एक्सपेंस तो फाइनल कंज्यूमर के लिए, मीडिएटर के लिए एसेट्स है। यही तो आपको समझा। देखो अगर सी को बताओ, सी का खर्चा क्यों हुआ, सर सी की नहीं जेब, नहीं, मतलब एसेट्स क्यों है, मतलब हाँ वही उसके बता रहा हूँ ना, सी की जेब से जीएसटी के रूप में 15,000 रुपए आए और 15,000 ही गए, ना कोई खर्चा ना कोई इनकम। एसेट क्यों हुई फिर। अगर मान लो, क्योंकि ये एक तरह से एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स था जो सी ने 13,000 रुपए पे किया था। क्योंकि जब उसने कस्टमर से 15,000 कलेक्ट किया तो उसने वो 13,000 रुपए काट लिए, तो उसका तो खर्चा भी नहीं है, इनकम भी नहीं है। पहले जो जमा कराया था वो एक तरह से एडवांस टैक्स था, वो बाद में उसको रिकवर हो गया। जैसे हम बैंक में 10 लाख रुपए जमा कराते हैं और कुछ दिन बाद बैंक हमें वापस लौटा देता है। तो ऐसा तो ना कि जमा करा रहे हैं तुम्हारा खर्चा और मिल रहा है तो इनकम होगी, वो तो पहले एसेट थी और फिर क्लियर हो गई। अच्छा, इसलिए एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है कलेक्टेड जीएसटी इज लाइबिलिटी और इनकम, क्या बोलोगे आप? लायबिलिटी। अरे जीएसटी पेड इज एसेट्स और एक्सपेंस। हाँ तो ध्यान रखना, ना वो इनकम है ना खर्चा है, ये इसका आंसर है सही। और जीएसटी इज ए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी को हम वो भी बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। कैसे? वीएटी है ना, वीएटी। वो वैट पहले होता था, वो वैट ही टैक्स का नाम था, लेकिन इसको वैसे ही हम बोल देते हैं एक तरीके से, जस्ट लाइक ये वैल्यू एडिड टैक्स। क्यों? क्योंकि आप गौर से देखो कि जो चीज, जो लोग जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना उतना टैक्स पे कर रहे हैं। जैसे सी ने 130 में चीज खरीदी थी, 150 की बेची थी। सी पे फोकस करो, सी ने गुड्स कितने का खरीदा था, 130 का। सेल कितने की में किया, तो कितनी वैल्यू ऐड करी, 20,000। 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। अब आप बी पे फोकस करो, बी ने वही गुड्स कितने का खरीदा था, 1 लाख का, और बेचा कितने में, तो कितनी वैल्यू एडेड करी, 30,000। 30,000 का 10% कितना हो गया, 3,000। तो इसलिए इसको वैल्यू टैक्स भी बोलते हैं। तो अच्छा, मैं एक मिनट इसको पिक्चर शेयर कर दूं, बाकी बच्चे भी देख लेंगे। आपको लोगों को दिख रहा है या पिक्चर शेयर करूं? सर आप एक बार शेयर कर दीजिए। अच्छा, एक मिनट को मैं शेयर कर रहा हूँ। जीएसटी कलेक्ट, हाँ, एक बार मैं आपको बताऊं कि जो जीएसटी होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। जब हम जीएसटी पे करते हैं, जो कि हमारे लिए असेट्स है, तो जब हम जीएसटी पे करते हैं एज ए असेट्स, तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और जब हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं एज ए वेंडर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि हमें गवर्नमेंट को देने हैं। और वो हम उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। इसको नोट कर लो। जब जीएसटी हम पे करते हैं एज ए एसेट्स तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जब जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं एज ए वेंडर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, तो हमारी लाइबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। इसे नोट कर लो एक बार।
अच्छा, अब जीएसटी भी आगे डिपेंड करता है कि वो इंटरस्टेट सेल है कि इंट्रास्टेट सेल है। पहले बात करता हूं मैं इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट अगर सेल है, इंट्रास्टेट सेल का मतलब सेम स्टेट, सेम स्टेट में, जैसे मैंने लखनऊ से गुड्स खरीदा और मैंने नोएडा में बेच दिया, स्टेट अलग अलग है सेम है। यूपी, यूपी है, सबको पता है। नहीं, मैंने हिसार से खरीदा और मैंने हिसार से और मैंने बेचा रेवाड़ी। देखा, बदलती स्टेट बदलती बढ़ गए। सेम स्टेट तक की नॉलेज रखते हो, पूरी होनी चाहिए। चलो, सेम स्टेट है, तो जब सेम स्टेट होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर जीएसटी का रेट 10% है, तो 5% तो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, CGST, और 5% मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, SGST। आधा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। दोनों को अपने अपने खर्चे चलाने हैं भाई, स्टेट को स्टेट चलानी है, सेंटर को सेंटर चलाना है। आर्मी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है ना, तो उसको भी तो चाहिए। लेकिन अगर इंटर स्टेट सेल है, अगर इंटर स्टेट सेल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फरीदाबाद से गुड्स लाकर नोएडा में बेच दिया, अब ये तो पता ना फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा में, तो ये इंटर स्टेट सेल है, तो इसमें लगता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नहीं, वो बात वही है, वो 10% लग जाएगा ना फिर सीधा ही। वहां भी 10 लगा, यहाँ भी 10 लगा। यहाँ क्या होता है, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें से आधा अपने पास रख लेती है और बाकी आधा हरियाणा और यूपी में बांट देगी। तो हरियाणा और यूपी में झगड़ा ना हो, इसलिए पहले एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ले लेती है, अपना हिस्सा अपने पास रख के बाकी आधा दोनों स्टेट में डिवाइड कर देती है। तो इसलिए वो 10% पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो समझ में आ गया कि अगर सेम स्टेट है तो आधा आधा लगेगा CGST SGST, स्टेट अलग अलग है तो IGST लगेगा। ठीक है, अब लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST। हाँ, लिख लो तो अच्छा, सॉरी, हाँ ये लिख लो, इसको भी नोट कर लो, भूल गया मैं बोलना। IGST वाला था उसमें। तो नए पेज पे नए रजिस्टर में साफ साफ लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST, कि GST जब गुड सेल करते हैं, परचेज करते हैं, खर्चों की पेमेंट करते हैं, सब वगैरह वगैरह, इन सब के टाइम GST का ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 1, गुड्स परचेज या परचेज ऑफ गुड्स। नंबर 1 लिखो, परचेज ऑफ गुड्स, कि जब गुड्स खरीदते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट होता है उसका। परचेज ऑफ गुड्स, जब गुड्स परचेज करते हैं तो GST मिलता है कि देते हैं हम। देते हैं, तो वो आउटपुट GST है कि इनपुट GST है। इनपुट GST खर्चा है कि असेट्स है, असेट्स। और असेट्स को बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। एंट्री लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में परचेज ऑफ गुड्स को एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। इनपुट GST डेबिट एज ए असेट, इनपुट GST। हाँ, इसको जब गुड्स परचेज करते हैं तो इनपुट GST होता है ना, ये कहीं लिखवाया था मैंने, हाँ, जब पे करते हैं GST तो इनपुट GST होता है। मतलब इनपुट वो देखना पड़ेगा कि CGST है, GST है कि IGST है। ना ना ना, अब तुम्हें क्या पता, ये एक लिखोगे कि ये लिखोगे, इसलिए मैंने GST लिखवा दिया कॉमन, GST डेबिट। वो CGST SGST IGST वो देखना पड़ेगा, अलग बात। हाँ, डेबिट टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर, टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर, कैश में खरीदा है तो टू कैश, उधार खरीदा है तो टू क्रेडिटर। सर एक बार फिर से ठीक है, पूरा रिपीट कर दीजिए। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट GST डेबिट, टू टू। कैश ऑब्लिक क्रेडिटर, कैश में खरीदा है तो टू कैश, उधार में खरीदा है तो टू क्रेडिट, और डिपेंड करता है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जैसे हम गुड्स खरीदते हैं, हमने कुछ गुड्स वापस कर दिया, जिसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्या एंट्री होती है ऐसे परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न। अब सोचो GST को भी कैंसिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा।
तो इनपुट जीएसटी को कैंसिल करने के लिए आप इनपुट जीएसटी को क्या करोगे, डेबिट का क्रेडिट? इनपुट जीएसटी को कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट के क्रेडिट? हाँ ठीक बोल रहे हो आप, ठीक बोल रहे हो, क्रेडिट। तो एंट्री लिखो, क्रेडिटर डेबिट, नॉर्मली उधार वाला होगा, तो क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट जीएसटी, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट जीएसटी। जीएसटी भी कैंसिल कर दिया हमने। मेरी आदत नहीं है बोलने के, साथ सब में कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सब में अकाउंट तो होता है, नाम क्या गिनना। नेक्स्ट लिखो, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, मैं इतनी नॉलेज केवल नॉलेज के लिए दे रहा था। सेल ऑफ गुड्स, एक्चुअल में जब मैं जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब 11th में पूरा डिटेल में पढ़ाना था, पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, इनपुट जीएसटी का क्रेडिट कैसे लेते हैं, वो सेटलमेंट कैसे होती है, गवर्नमेंट को कैसे जाता है। अब वो सब हटा दिया, अब नहीं पढ़ाता कोई भी। तो इसलिए मैं फिर, लेकिन आदत पड़ी है पूरी नॉलेज देने की, और नहीं भी हो तो मैं समझाऊंगा, तो मैं कहूंगा यार तो तोते की तरह रट लो कि इनपुट जीएसटी एसेट्स होता है, या तो यही बोलना पड़ेगा मुझे या फिर समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ समझा ही देता हूँ एक बारी। सेल ऑफ गुड्स की नॉर्मली क्या एंट्री होती है, डेटर, सेल। अब लिखो, डेटर ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट, डेटर ऑब्लिक स्लैश बोलते हैं ऑब्लिक को, डेटर स्लैश कैश अकाउंट डेबिट, पता नहीं हम तो ऑब्लिक बोलते थे, और क्या बोलते हैं, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी जो है हमारी लाइबिलिटी है, एज ए लाइबिलिटी क्रिएट किया है, क्योंकि हमने जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया है वो जीएसटी हमारी लाइबिलिटी है, हमें गवर्नमेंट को देने हैं। तो जब तक हम गवर्नमेंट को नहीं दे देते तब तक के लिए लाइबिलिटी है हमारी। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर या सेल्स रिटर्न। कस्टमर, 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 हाँ हाँ वही, आउटपुट जीएसटी डेबिट होगा कैंसिल होने के लिए। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और कोई बात नहीं, दिमाग तो लगाया, कोई बात नहीं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी डेबिट टू कस्टमर या डेटर, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। डेटर नहीं लिखो, नॉर्मली कैश में नहीं। नेक्स्ट, परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ असेट्स, हाँ जैसे हम, इसमें भी जीएसटी लगता है। हमने मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदी, कार खरीदी, कुछ भी खरीदा बिजनेस के लिए, उसमें भी जीएसटी आता है। परचेज अकाउंट मतलब नहीं, सॉरी, अगर असेट्स तो असेट्स अकाउंट, मशीनरी हो चाहे लैंड हो, डेबिट, डेबिट, फिर इनपुट जीएसटी डेबिट टू कैश। लिखो जी, असेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, यानी असेट्स को एक्सक्लूडिंग जीएसटी डेबिट करेंगे। बैलेंस शीट में असेट्स में वो वाली वैल्यू दिखाएंगे जो बिना जीएसटी के है। तो इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होता है ना? हाँ, इनपुट जीएसटी को एज ए असेट्स अलग से डेबिट करेंगे। टू एज ए असेट्स, असेट्स असेट्स है, डेबिट का, हाँ हाँ, जब क्रेडिट मिल जाता है तो क्रेडिट हो जाता है, वो आपके इसमें है नहीं। चलो लिखो, लिखो, टू कैश ऑब्लिक वेंडर, डेटर नहीं लिखना, क्रेडिटर में मत लिखना। क्रेडिटर और डेटर इज टर्म यूज ओनली फॉर गुड्स, तो हमने तो असेट खरीदी है तो उसमें वेंडर टर्म यूज होगा, तो कैश ऑब्लिक वेंडर, उधार खरीदिए तो वेंडर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए पूरा। असेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू कैश टू वेंडर, मतलब कैश या वेंडर। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे होते हैं जिनकी पेमेंट करते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, सब पे तो नहीं लगता, कुछ खर्चों पे लगता है।
expenses account debit, expenses account debit, input GST, इनपुट जीएसटी डेबिट होगा, पे करो मतलब डेबिट GST डेबिट टू तो कैश। देखो एक्सपेंस डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू कैश ऑब्लिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलो टू कैश कर दो, छोड़ो आउटस्टैंडिंग के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। वैसे तो टैक्स की सेटलमेंट का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, पर आपके 11th में कराते ही नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे अभी। अभी आप लोग सबसे पहले इसको पढ़ो, और अभी के अभी आप करो इलस्ट्रेशन नंबर 1 जीएसटी का, चैप्टर नंबर 12 है ना। हाँ चैप्टर नंबर 12, पहली पहली इलस्ट्रेशन निकालो, बिना सॉल्यूशन देखे उसको करो, स्टार्ट करो सब लोग। हमने भेज तो फिर एक मिनट, तो सुनो, अभी अब जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप करोगे एज ए होमवर्क, तो उसमें आप देखोगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी है। तो हमेशा याद रखना, जो जीएसटी कैलकुलेट होगा, जो अमाउंट जीएसटी की कैलकुलेट होती है, वो हमेशा सारी डिस्काउंट माइनस करने के बाद होती है। अगर खाली ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो बंदा बचा उस पर जीएसटी लगेगा। मान लो ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट भी है, तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उस अमाउंट पे जीएसटी लगता है। वैसे तो 5 मिनट का काम बाकी था, लेकिन चलो उसकी क्लास है अभी अनिका की, तो हाँ अभी तक गए हो, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट समझाऊंगा, तो 5 मिनट में आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी ट्राई करना इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड सब लोग ओके सर, कंप्लीट करके रखिए। चलो ओके जी, बाय। थैंक यू सर। ये सारे